और डी एफ अलग रिलेटेड, तो ए बी डी एफ के रिलेटेड हो गए, हमको प्रूव करना था। हमें आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ए डी इज इक्वल टू बी सी है और उसी के साथ सी एफ इज इक्वल टू डी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डी, यहाँ से ए एफ इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से जो संबंध होगा वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, और जब भी आप किसी सेट के अंदर तुल्यता संबंध स्थापित करते हैं तो यहाँ से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो तुल्यता संबंध है उस सेट को इक्विवेलेंस क्लास के अंदर डिवाइड कर देता है। इक्विवेलेंस क्लास को हम हिंदी में कहते हैं तुल्य वर्ग। तुल्य वर्ग के अंदर हमारा जो सेट है वो डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक तुल्य वर्ग के अंदर उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन से प्रत्येक सेट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम डिफाइन करते हैं तुल्य वर्ग जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रत्येक इक्विवेलेंस रिलेशन में क्लास उसको हम डिफाइन करते हैं ए अपॉन बी से। तो ए अपॉन बी से हम कैसे डिफाइन कर दिया इसको, ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, जहाँ पे एक्स तो है हमारा डी के अंदर और वाई हमारा डी के अंदर, जहाँ पे वाई नॉन जीरो है। ठीक है, तो नॉन जीरो हमने पहले कहा था, नॉन जीरो हो गया और ए बी के अंदर, ए अपॉन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि रिलेटेड है ए बी से रिलेटेड है। तो हमने इसको एक सेट डिफाइन कर दिया जो कि हमारा ये सेट हो गया। अब यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि यदि हमारा ए बी इज इक्वल ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जो सारे जो तुल्य वर्ग बनेंगे उन तुल्य वर्गों को हमने क्या कर दिया, एक नए सेट में डिफाइन कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया एफ। एफ क्या होगा, ए अपॉन बी, जहाँ पे ए और बी हमारे डी के अंदर है और बी हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, योग व गुणा की संक्रिया। हम अब इस एफ में योग और गुणा की संक्रिया परिभाषित करते हैं। किस प्रकार परिभाषित होगी कि हमारे पर परिभाषित हो जाएंगी ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी की वैल्यू किस प्रकार से परिभाषित, जो आप देख सकते हैं ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, इस प्रकार से गुणा हो जाएगा, सिंपल आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों संक्रियाएं सुपरिभाषित हम देख सकते हैं यहाँ पे ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन बी डैश, सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दोनों को बराबर ले लेंगे तो उनका योग और गुणा करके हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सुपरिभाषित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ योग और गुणा दोनों सुपरिभाषित हो जाएंगे, आप कैलकुलेशन आसानी से देख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या प्रूफ करेंगे, जो एफ है इसको हम क्या प्रूफ कर देंगे, फील्ड के लिए सारी प्रॉपर्टी हम प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ से आसानी से देखते हैं, पहले सच्चरता में आसानी से देखते हैं जो प्लस और गुणा आसानी से सच्चरता का पालन करेगा। अब इसमें हम जाकर चलते हैं क्रमणीयता भी यहाँ पे योग क्रमणी में हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, आसानी से हम यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं कि अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, तो शून्य अवयव तो यहाँ का हो जाएगा 0 ए, इसका एक शून्य अवयव हो जाएगा क्योंकि किसी भी एलिमेंट में 0.1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वही अवयव वापस आ जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि हम ई अपॉन ई डिफाइन करते हैं, ई अपॉन ई को किसी भी एलिमेंट से गुणा करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो ई अपॉन ई तो हो गया इसका दशमक अवयव और 0.1 हो गया योग का दशमक अवयव। यहाँ से अब हम डिफाइन करेंगे कि किसी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो हम ए अपॉन बी का इनवर्स हम देख सकते हैं, ए अपॉन बी का इनवर्स होगा बी अपॉन ए, क्योंकि जैसे हम ए अपॉन बी को बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वहाँ पे ई अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी देख सकते हैं, बंटनता भी देख सकते हैं, प्लस की गुणा के ऊपर और गुणा की प्लस के ऊपर भी आसानी से बंटनता को हम देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये जो हमारा एफ है ये क्या प्रूफ हो गया, एक फील्ड प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कम डी से शुरू किया था और डी से हम पहुँच गए एफ पे। डी एक पूर्णांक प्रांत था, शून्यभाजक रहित था और इसके साथ साथ हमने क्रम विनिमय था, उससे हम चले गए हैं डी एफ के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर आ गए। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि डी को हम इस क्षेत्र में एम्बेड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अब हमको एक इसको एम्बेड करने के लिए एक एफ का क्या चाहिए, हमको एक सब फील्ड चाहिए क्योंकि उसको एम्बेड करना है उसके अंदर। तो सब फील्ड के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, एक डी डैश को डिफाइन करते हैं। जो डी डैश आप देख सकते हैं, डी डैश क्या है, ए अपॉन ई के फॉर्म में, जहाँ ए तो है डी में और ई इसका दशमक अवयव है। हम आसानी से देख सकते हैं डी डैश तो हमारा एफ के अंदर है। ठीक है, और हम फंक्शन डिफाइन करेंगे डी से डी डैश के अंदर क्योंकि हमको एम्बेड प्रूफ करा, डी से डी डैश में कैसे डिफाइन करा है,
फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए अपॉन ई के रूप में डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ जो फंक्शन है इसको हम आसानी से 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। तो 1 1 को हम आसानी से देखते हैं कि 1 1 प्रूफ हो जाएगा क्योंकि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, और वहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हो जाएगा ए अपॉन ए इक्वल टू बी। ऑन टू प्रूफ करेंगे तो ऑन टू में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 1 ऑन टू, और यहाँ पे इसको आप आसानी से देखते हैं फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, और फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा डी से डी डैश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी हम शून्यवाचक रहित क्रम में वाले को हम क्या कर सकते हैं, अंत स्थापित कर सकते हैं किसके अंदर, प्रूफ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। अब हमारा जो दूसरी डेफिनेशन आएगी, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आएगी प्राइम फील्ड या फिर अभाज्य क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अभाज्य क्षेत्र क्या होता है कि यदि कोई क्षेत्र f ऐसा हो जिसका कोई उचित क्षेत्र विद्यमान नहीं हो तो उसे अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। मतलब उसका कोई सब फील्ड मौजूद ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक अभाज्य क्षेत्र या फिर प्राइम फील्ड कह रहेगा। ठीक है, अब हम पहला इस पर एग्जाम्पल देखेंगे कि फील्ड Q ऑफ रैशनल नंबर इज ए प्राइम फील्ड। ठीक है, परिमेय संख्याओं का क्षेत्र एक अभाज्य क्षेत्र होता है। इसको देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करके चलेंगे, सबसे पहले हम देखें, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि मान लीजिए कि एफ क्यू का कोई एक उपक्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि इसका कोई उपक्षेत्र नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि इसका कोई उपक्षेत्र, और लास्ट में प्रूफ कर देंगे ये उपक्षेत्र उसी के बराबर है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेके चलें कि माना कि एफ क्यू का कोई उपक्षेत्र है। अब यहाँ से देख सकते हैं एफ इज ए सबसेट ऑफ क्यू तथा 1 इज ए, तो हम जो बात कर रहे थे कि प्राइम फील्ड के अंदर एक एग्जांपल लिख रहे थे कि हमारा जो फील्ड Q ऑफ रैशनल नंबर इज ए प्राइम फील्ड। तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि जैसे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि प्राइम फील्ड है, तो मान लेते हैं इसका कोई एक सब फील्ड है F मान लेते हैं, और लास्ट में दिखा देंगे कि ये सब फील्ड उस Q के बराबर ही है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि प्राइम फील्ड है। तो जैसे F है इसके अंदर हो गया, तो हम देखते हैं क्योंकि फील्ड है तो हम 1 एलिमेंट होगा वो फील्ड के अंदर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि 1 फील्ड में है तो 1 + 1 भी फील्ड में होगा, ऐसे 1 + 1 भी फील्ड में होगा, ऐसे 1 को n बार ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, n भी फील्ड के अंदर होगा। ठीक है, तो n जब हमारा फील्ड के अंदर हो जाएगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि -n भी फील्ड के अंदर होगा, क्योंकि f हमारा फील्ड है तो उसका माइनस एडिटिव यूनिवर्स भी फील्ड में होगा, एडिटिव यूनिवर्स फील्ड में हो जाएगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि n और -n दोनों है, मतलब z हमारा z जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारा जो फील्ड है उसका एक सबसेट हो जाएगा, हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे हमने देखा कि अब 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि a और b हमारे z के अंदर है, तो a और b z के अंदर है और z इज ए सबसेट ऑफ f, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a b इनवर्स है वो भी हमारा इज ए एलिमेंट ऑफ f। अब हमारा एलिमेंट ऑफ f हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं q इज ए सबसेट ऑफ f। ठीक है, क्योंकि हमारा a और b हमारा z के अंदर है और z हमारा क्या है इंटीजर, और हमारा इंटीजर हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि q इज सबसेट ऑफ f। अब यहाँ से देखते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग मान के चले कि f इज सबसेट ऑफ q और हमने प्रूफ कर दिया q इज सबसेट ऑफ f, तो यहाँ से हमने प्रूफ हो गया कि f इज इक्वल टू q, हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि फील्ड ZP + P और इंटू P, प्रत्येक अभाज्य P के लिए अभाज्य क्षेत्र। इस प्रकार से हम इसको भी हम यहाँ से आप देखते हैं सेम प्रूफ है, इसको भी हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं अब हमारा जो टॉपिक था हमारा यहाँ पे जो सबरिंग का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे आइडल एंड कोशेंट रिंग। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे।